वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास में उत्तर भारत का जो राजनीतिक इतिहास है उसके बारे में, खास करके 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी का जो समय काल है उसके बारे में चर्चा करनी है। और यह आपके पाठ्यक्रम में यानी कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। तो उसी आधार पर जो प्रश्न आपके बनने वाले हैं, और ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू एकदम से 100% आपकी परीक्षा में दिखने वाले ये प्रश्न हैं, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा, जिनके उत्तर को बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार आपको कैसे उत्तर लिखना है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करने के बाद में मैंने प्रश्नों को छांटा है कि जो प्रश्न आपके बहुत बार लगातार परीक्षा में पूछे गए सेकंड ईयर में। तो चूंकि थर्ड सेमेस्टर में भी वही सिलेबस लगभग आपका वही है, पुराना वाला ही, लेकिन अब जो है नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके तहत कुछ बदलाव है। तो उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और उन प्रश्नों को रखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यू मॉडल पेपर है ये 2023 की परीक्षाओं के लिए। एक मॉडल पेपर इससे पहले मैं दे चुका हूँ लिखित वाला, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री का है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है भाई, एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास बोलो तो अंग्रेजी में इसको एंशियंट हिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में चर्चा करनी है। और निश्चित तौर पर आपको पता होगा पेपर जो है आपका उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 से 1200 ईस्वी तक, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो है 647 एडी टू 1200 एडी तक आपको पढ़ना है, ठीक है। जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना। सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है और महासंग्राम वीडियो भी आपकी आ चुकी है, तो आपने महासंग्राम वीडियो भी देखा होगा। और निश्चित तौर पर आपके मन में बहुत सारे जो प्रश्न बन रहे होंगे वो सारे प्रश्न आपके महासंग्राम वीडियो से आ गए होंगे, लेकिन फिर भी जो भी प्रश्न आपके बच रहे हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास। सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, राम मनोहर लोहिया, और इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी जिनकी भी परीक्षाएं लिखित फॉर्म में होंगी उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राचीन इतिहास बीए, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर लिख गया, यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बीए थर्ड सेमेस्टर 2023 उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 से 1200 ईस्वी, ओके। चलिए, आपका पेपर 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। सभी प्रश्न करने होते हैं। अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है। पैटर्न चाहे जैसा भी हो, आपका क्वेश्चंस जो होंगे यही आने वाले हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसा पैटर्न आपका बोलेगा वैसा आप कर दीजिएगा, ठीक है। चले, पहला प्रश्न आपका आ चुका, कल्हड़ की राज तरंगड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, खास करके इतिहास के बारे में जानकारी देती है ये, कल्हड़ की राज तरंगड़ी। और कश्मीर के इतिहास पर व्यापक प्रकाश डालने का काम करते कल्हड़ की राज तरंगड़ी। कल्हड़ जो है ये लेखक है, और राज तरंगड़ी एक पुस्तक है जो कि कल्हड़ ने ही लिखी है। तो आपसे यहाँ से ये प्रश्न हमेशा बनेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या लिखना है भाई, ऐसे लिख करके छोड़ दे, मतलब कि आपको इनके बारे में, इस पुस्तक के बारे में बताना है कि भाई ये पुस्तक किस दृष्टि से उपयोगी है। तो खास करके कल्हड़ के द्वारा रचित है यह पुस्तक। सबसे पहले तो यही आपको बताना है कि यह रचना जो राज तरंगड़ी है कल्हड़ द्वारा लिखी गई है, और इससे कश्मीर के इतिहास पर व्यापक प्रकाश पड़ता है, कश्मीर के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। कल्हड़ कौन थे भाई, कल्हड़ ये जात्या ब्राह्मण थे, मतलब जाति के ब्राह्मण थे। और इनके पिता जो थे वो खास करके चंपक उनका नाम था, और कश्मीर के राजा के, मतलब कश्मीर के राजा हर्ष थे उस समय, उनके मंत्री रह चुके थे ये। और 1135 ईस्वी तक जीवित रहे ये कल्हड़। और इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि ये ऐसा रहे होंगे, लेकिन कल्हड़ स्वयं राज्य के किसी अधिकारी पद पर था या नहीं था, इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिल पाया है। और इसने, आपको पता होगा, कल्हड़ ने जयसिंह के समय में जब राज तरंगड़ी पूरी करी, आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी कि जयसिंह, मतलब कि कल्हड़ ने अपनी राज तरंगड़ी पूरी कब करी थी, मतलब कि रचना पूरी समाप्त कब हुई थी। तो जयसिंह के शासनकाल में समाप्त हुई थी। और उस समय कश्मीर गृह कला और अशांति से जो है एक प्रकार से ग्रसित था, यानी उसका शिकार था। तो उसी समय रचना लिखी, मतलब समाप्त हुई थी। और कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है, इसकी बात की जाए तो ये कितने भागों में बटी हुई है ये भाई, तो ये कुल मिलाकर के इसमें 8 तरंग हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जैसे कांड होते हैं वैसे ही तरंग होता है, तो कुल मिलाकर के इसमें 8 कांड हैं, सॉरी 8 तरंग हैं, ठीक है। और 8000 श्लोक है। कितने हजार श्लोक है भाई,
8 के श्लोक यानी 8,000 श्लोक हैं इसमें। प्रथम 3 तरंग जो है उनमें अत्यंत प्राचीन काल का जो कश्मीर है उसके बारे में परंपरागत इतिहास आपको दिखाई पड़ेगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि चौथे से छठे तरंग के बीच में कारकोट और उत्पल वंश के इतिहास जो राजा रहे उनके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें पूर्ववर्ती और उन राजवंश जो रहे उनके समय के बारे में जानकारी मिली है इस ग्रंथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं 7वें और 8वां जो तरंग है राज तरंगड़ी का, उसमें लोहार वंशी जो शासक रहे हैं उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके बारे में सुनी हुई बातें, समकालीन लोगों के साक्ष्य और व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग कहीं न कहीं पे करके लिखने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है उसके प्रथम 3 तरंगों की अपेक्षा अंतिम तरंग अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माने जाते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है कश्मीर का, वो अधिक सही और पूर्ण रूप से तर्क सम्मत दिखाई पड़ता है, यानी इतिहास सम्मत दिखाई पड़ता है। खास करके 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी का इतिहास। और हमको पढ़ना क्या है 647 से लेकर के 1200 के बारे में इतिहास। तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक इतिहास के बारे में कल्हड़ की राज तरंगड़ी जो है ये विधिवत तरीके से जानकारी देती है, मतलब तर्क संगत जानकारी देती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। क्लियर, इतना लिख देंगे आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, कन्नौज नरेश यशोवर्मन। कन्नौज नरेश यशोवर्मन कौन थे भाई? कन्नौज के शासक थे यशोवर्मन। ठीक है, और जब आपको पता होगा कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में इनका बोलबाला रहा। हर्ष की मृत्यु के बाद में लगभग 70 वर्ष तक कन्नौज का इतिहास जो रहा वो अंधकार में रहता है। यशोवर्मन के इतिहास में अवतरण होने से अंधकार मिट जाता है, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी शासक होता है यशोवर्मन जो है कन्नौज पर जो शासन करता है। ठीक है, और लगभग जो है 70 सालों के बाद में, यानी हर्षवर्धन के 70 सालों के बाद में ये शासन संभालता है। महत्वाकांक्षी शासक था, मैंने आपको बताया। और इसने एक बार दोबारा से शांति और व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया कन्नौज पर, और कन्नौज फिर से राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रमुख केंद्र बना, खास करके यशोवर्मन के शासनकाल में आकर के। यशोवर्मन की दिग्विजयों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? वाकपति और गौडवोह, ये 2 ग्रंथ हैं, इस ग्रंथों के माध्यम से हमको मिलती है। दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पहले इसने यानी यशोवर्मन ने क्या किया था? वैदिक विधि से अवसरोचित यज्ञों का अनुष्ठान भी किया था। ठीक है, इसके अलावा इसने सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया यशोवर्मन ने, और वहीं से ये विंध्यवासिनी देवी माता जी की पूजा के लिए एक प्रकार से गया था। मगध राजा यशोवर्मन से युद्ध करता हुआ मारा गया था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के पहला जो है युद्ध लड़ा, मगध पर आक्रमण किया और उसमें मगध को पराजित भी करा। और ख़ास करके इसके बाद में यशोवर्मन वंग देश पहुंचा था, जहां वंगपति ने आत्मसमर्पण कर दिया था इसके सामने, यशोवर्मन के सामने। समुद्र तट विजय यात्रा कर इसने किया और मलय पहुंचा। और खास खास करके आपको पता होगा कि दक्षिण के राजा भी इसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था यशोवर्मन के समय, कन्नौज का जो शासक था। यशोवर्मन ने महेंद्र पर्वत यानी जो पूर्वी घाट पड़ता है भारत का, ठीक है, पूर्वी घाट जो पड़ता है आपका, तो पूर्वी घाट पर आप देखते हैं खास करके यशोवर्मन जो है, पूर्वी घाट ये आपका पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ओके, तो ये जो रहा ये पूर्वी घाट यानी महेंद्र पर्वत तक यशोवर्मन ने क्या किया? राजाओं को पराजित करता हुआ आगे बढ़ा। और इसके अलावा पारसिकों के साथ यशोवर्मन का बड़ा जो है तगड़ा संघर्ष रहा है, और यशोवर्मन उनमें विजयी भी रहा है, खासकर ये पारसिकों को लेकर के, पारसिकों को पराजित भी करा। और इसके बाद में मरु देश में ये घुस जाता है यशोवर्मन, और उसने गुर्जर जो थे, मतलब कि गुर्जर जो लोग थे, उन गुर्जरों को भी पराजित करा इसने, यशोवर्मन ने। और इसके बाद श्रीकंठ जाता है, यहाँ की राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, मतलब और ख़ास करके आपको पता होगा कि ये जो है कुरु प्रदेश और अयोध्या तक भी शासन के लिए गया था, युद्ध के लिए गया था, और एक विशाल देव मंदिर का निर्माण भी करवाया। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के आगे यशोवर्मन को पराजित होना पड़ा। तो आपसे पूछा था कि ललितादित्य मुक्तापीठ ने किसको हराया था, कन्नौज के शासक को? तो नरेश
थे उस समय, यशोवर्मन उनको हराया था। यानी यशोवर्मन खास करके ललितादित्य मुक्तापीठ भी चूंकि महत्वाकांक्षी शासक था तो उसके समक्ष ये हारे थे। बाकी लगभग अधिकतर युद्ध जीता ही यशोवर्मन ने। तो यशोवर्मन ने एक प्रकार से जो कन्नौज की प्रतिष्ठा थी उसको दोबारा से दिलवाने का काम किया था। ठीक है, इसीलिए फेमस है और इसीलिए एग्जाम में भी प्रश्न आपका आता है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजपूतों की उत्पत्ति के कोई 4 मत बताइए। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अगर बात की तो कई सारे मत हैं, जैसे कि पहला मत आप लिख लीजिएगा। पहला मत है प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति हुई है, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। दूसरा मत आप लिख लीजिएगा अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है, कुछ लोग बताते हैं। तीसरा आप लिख लीजिएगा ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं, खास करके इनकी जो है राजपूतों की। चौथा सिद्धांत आप लिख लीजिएगा विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। और पांचवा है मिश्रित मत जो है। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत मैंने आपको बता दिए। अब एक एक करके थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। तो प्राचीन उत्पत्ति का जो मत है उसमें आप देखेंगे अधिकांश इतिहासकारों ने राजपूतों का प्राचीन क्षत्रियों की संतान माना है। पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है चंद्रबरदाई की, उस पुस्तक में के अनुसार राजपूतों के 36 कुल थे और इन्हीं 36 कुलों को में से सूर्य, चंद्र और यदुवंश से संबंधित बताया गया है। और राजपूतों के कुछ रीति रिवाज प्राचीन क्षत्रियों से मिलते जुलते हैं। डॉक्टर जो है जीएस ओझा का भी यही मंतव्य है कि प्राचीन उत्पत्ति से मतलब प्राचीन क्षत्रियों की उत्पत्ति से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा जो है ओझा जी भी बताते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक सिद्धांत होगा। दूसरा सिद्धांत यानी क्षत्रियों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की, ऐसा। दूसरा सिद्धांत है अग्निकुंड का सिद्धांत। पृथ्वीराज रासो एक रचना है चंद्रबरदाई की, उसमें कहा गया कि राजपूतों की उत्पत्ति एक अग्निकुंड के सिद्धांत से मतलब अग्निकुंड से हुई है। और कहा कि जब पृथ्वी राक्षसों से क्लांत हो चुकी थी तो उस समय महर्षि वशिष्ठ जो जो थे उन्होंने क्या किया था, इन राक्षसों के को खत्म करने के लिए, दमन करने के लिए उनके एक अग्निकुंड का निर्माण किया था। और अग्निकुंड के निर्माण के बाद में उन्होंने यज्ञ किया था और इसी यज्ञ से खास करके 4 वीर योद्धा निकले थे उस अग्निकुंड से। कौन कौन? एक तो प्रतिहार वंश के शासक जो थे वो निकले थे, प्रतिहार निकला। एक चालुक्य वंश के शासक निकले, एक परमार निकले और एक चाहमान निकले। यानी कि 4 लोग निकले। कौन? प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चाहमान। और यही जो चाहमान है ये आगे चल करके ये राजपूत या चौहान कहलाए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है। दूसरा सिद्धांत हो गया अग्निकुंड का। तीसरा सिद्धांत है राजपूतों की उत्पत्ति का, वो है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ठीक है, जैसे इसमें दशरथ शर्मा जी हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा, प्रोफेसर बीएस पाठक, इन सभी विद्वानों ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है वो ब्राह्मणों से हुई है। क्योंकि बिजौलिया शिलालेख एक है, उस बिजौलिया शिलालेख में चाहमान वायुदेव के उत्तराधिकारी सामंत थे वत्स, उन्हीं से हुआ था। और वत्स एक गोत्र भी बन गया, तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया बाद में चल करके इनको। तो उन्हीं से उत्पत्ति राजपूतों की मानी किसने? डॉक्टर दशरथ ओझा और प्रोफेसर बीएस पाठक। ठीक है, इसके अलावा चौथा जो मत है खास करके राजपूतों की उत्पत्ति का, वो है विदेशियों की उत्पत्ति, विदेशियों से उत्पत्ति। कर्नल टाड और भंडारकर, इसके अलावा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इन सभी का ये मत रहा है कि टाड कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति से हुई है। वे खास करके यानी कि जो टाड हैं ये कहते हैं कि शक जो जाति थी या फिर जिनको सिथियन जाति कहते थे उन्हीं को या फिर उन्हीं के वंशज हैं ये राजपूत, जो खास करके अब कहलाते हैं या पहले कहलाते थे उस समय, छठी मतलब शताब्दी के बाद में आप देखते हैं। और इनका मत है कि समय समय पर ये विदेशी जातियाँ जैसे शक आए, कुषाण आए, सिथियन आए, भारत में आती गई और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गई और वही आगे चल करके राजपूत कहलाई, ऐसा बताते हैं। पांचवा जो सिद्धांत है खास करके जो है राजपूतों की उत्पत्ति का, वो है मिश्रित सिद्धांत। मिश्रित सिद्धांत का मतलब होता है, मिश्रित सिद्धांत के समर्थक है B.A. स्मिथ, बड़े अच्छे इतिहासकार हैं स्मिथ। और कहते हैं कि कुछ राजपूत प्राचीन आर्य क्षत्रियों तथा कुछ शक या कुषाणों के वंशज हैं। ये विदेशी जातियां भारतीय जातियों में घुल मिल जाती हैं और इनसे उत्पत्ति जाति जो मतलब जो इनसे उत्पन्न हुई जाति है, जिसमें आप देखते हैं तत्कालीन भारत में शासन किया और वही आगे चल करके राजपूत कहलाए। तो इस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति के कुछ 5 मत मैंने बताया जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव हो, लिखित हो, खास करके अति लघु उत्तरीय हो या लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, तो किसी भी में आपसे पूछा है आसानी से आप बता पाएंगे। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के बारे में आपसे पूछा गया है। नागभट्ट द्वितीय की अगर बात की जाए तो ये नागभट्ट द्वितीय जो हैं ये वत्सराज का जो है पुत्र हैं और खास करके पुत्र था, योग्य पुत्र था ये नागभट्ट द्वितीय। किसका पुत्र है? वत्सराज, इनके पिताजी का नाम है नागभट्ट द्वितीय के।
ठीक है। और खास करके उत्तराधिकारी और योग्य पुत्र के रूप में जाना जाता है नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का। और कट्टर साम्राज्यवादी भी था नागभट्ट द्वितीय, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लिखेंगे कि यह कट्टर साम्राज्यवादी था और इसने कान्य कुब्ज पर अपना अधिकार जमाया था और अपनी राजधानी अवंती से हटा करके कन्नौज में करवा दी थी। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। तो ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। और इसका जो राजरोहण हुआ था नागभट्ट द्वितीय का, वो हुआ था 800 ईस्वी के आसपास। और इसने राजनीतिक जीवन में आप देखते हैं बहुत सारे उतार चढ़ाव इसके आते हैं। राष्ट्रकूटों के आक्रमण के रूप में दक्षिण का प्रबल प्रतिरोध होते हुए भी वह अंततः अपनी राजनीतिक सत्ता के विस्तार में सफल रहता है। और खास करके नागभट्ट द्वितीय की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगी। और नागभट्ट द्वितीय ने आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग इन सभी राजाओं को अपने अधीन किया था। कन्नौज में चक्रायुध को भी हराया। आगे बढ़ करके गौड़ नृपति थे उस समय, धर्मपाल, उनको पराजित करा। बलपूर्वक अनार्त, मालव, किरात और इसके अलावा तुरुक, ठीक है। इसके अलावा और देखेंगे वत्स, मत्स्य, सभी के जो पर्वतीय दुर्ग हैं इन सभी को छीन लेते हैं ये नागभट्ट द्वितीय। और उसके विपरीत आप देखते हैं राष्ट्रकूटों के अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने समकालीन राष्ट्रकूट शासक उस समय थे गोविंद तृतीय, उनसे मतलब गोविंद तृतीय ने उसे करारी मात दी थी, ऐसा बताया जाता है नागभट्ट द्वितीय की उपलब्ध मतलब नागभट्ट द्वितीय के बारे में कि ये पराजित होता किससे? राष्ट्रकूट शासक थे उस समय गोविंद तृतीय, यानी गोविंद तृतीय ने पराजित करा था नागभट्ट द्वितीय को, ऐसा कुछ जो है अभिलेखों से पता चलता है, ठीक है। और ख़ास करके जिस प्रकार इसके पिता थे ध्रुव, उन्होंने वत्सराज के साम्राज्य को एक प्रकार से स्वप्नों को एक बार मतलब कि जो वत्सराज था यानी कि जो नागभट्ट द्वितीय के पिताजी थे उनको उनका जो सपना था उस सपने को चकनाचूर करा था किसने? ध्रुव ने करा था। और उसी प्रकार से गोविंद जो था उसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करके नागभट्ट की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी उसको बाधा पहुंचाता है, ऐसा भी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो गोविंद चंद तृतीय के बारे में अगर बात की है, गोविंद चंद तृतीय को अपने पिता की भांति दक्षिण लौटना पड़ा था। और कारण यह था कि अपने मूल क्षेत्रों में इतनी दूर उत्तर भारत में वह बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता था। और गोविंद तृतीय जो था खास करके उसके चले जाने के बाद में नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध पर आक्रमण किया था। और नागभट्ट ने चक्रायुध को जो है हरा करके कन्नौज पर अपना अधिकार भी कर लिया था। और वहाँ के प्रथम गुर्जर प्रतिहार सम्राट की भांति परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि भी धारण करी थी नागभट्ट द्वितीय ने ही। और नागभट्ट ने धर्मपाल के बिहार वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ करके धर्मपाल को भी ललकारा था। ग्वालियर प्रशस्ति है उसके अनुसार बंग राजा थे उस समय धर्मपाल बंगाल के, और उन्होंने अपने हाथियों, घोड़ों, रथों के साथ जो है काले घने बादलों के अंधकार की तरह आगे बढ़ करके उपस्थित हुआ। किंतु त्रिलोकों को प्रसन्न करके करने वाला जो नागभट्ट है इसने क्या किया? उगते हुए सूर्य की तरह उस अंधकार को काटने में सफल रहा। और ख़ास करके ये जो है हराता है मतलब कि धर्मपाल को, ठीक है। कुल मिलाकर के नागभट्ट द्वितीय जो रहा है ये बहुत ही योग्य शासक रहा है अपने समय का। और निश्चित तौर पर इसके योग्यता का ही प्रमाण रहा कि इतनी सारी उपलब्धियां इसकी हमारे सामने आती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां मतलब कि हासिल करी। सिंध पर कब्जा, विदर्भ पर कब्जा, कलिंग के राजाओं को अपने अधीन किया, आंध्र के राजाओं को हराया, धर्मपाल को परास्त किया। आप देखते इतने लोगों को पराजित करने का मतलब है कि भाई महत्वाकांक्षी शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागभट्ट द्वितीय बस राज्य का लड़का था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से इसकी मृत्यु जो हो गई थी 833 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और 833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में रामभद्र आते हैं। रामभद्र की मृत्यु के बाद में आप देखते हैं मिहिर भोज शासन। तो वो हालांकि मिहिर भोज का बारे में हम चर्चा करेंगे, मिहिर भोज के बारे में आगे चल करके। मिहिर भोज जो हैं ये भी बड़े महत्वपूर्ण शासक हैं। रामभद्र की मृत्यु के बाद में इनका शासन आता है। 836 में गद्दी पर बैठते हैं मिहिर भोज। और प्रतिहारों के परंपरागत शत्रु थे उस समय देवपाल। देवपाल का भी जो है दबाव बढ़ता जा रहा था इस पर मतलब कि मिहिर भोज पर। तो खास करके मिहिर भोज के बारे में अगर मैंने प्रश्न भी रखा होगा तो चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है भाई, देखेंगे तो इतना लिख देंगे 833 में मृत्यु हुई और कब शासन पे बैठा, तो बस हो जाएगा आपका। छूट चुकी 85 शब्दों में लिखना है, बाकी मैंने तो अब बहुत सारे शब्दों में आपको बता दिया था। अगला प्रश्न आपका गोविंद चंद्र गाहड़वाल की उपलब्धियां बताइए। गोविंद चंद्र सबसे पहले जानो भाई ये गाहड़वाल वंश का शासक है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि गोविंद चंद्र
गढ़वाल की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो गोविंद चंद के बारे में बात की जाए तो ये गढ़वाल वंश के शासक हैं और चंद्रदेव के बाद में जो है गोविंद चंद्र गद्दी पर बैठते हैं। और गोविंद चंद बहुत ही बड़ा प्रतापी शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और युवराज के रूप में इसने बहुत सारा काम किया था, तुर्कों के आक्रमण को विफल भी किया था। जब ये युवराज था, गोविंद चंद्र जो था गढ़वाल वंश का जब युवराज था, तभी जो है इसने क्या करा था, तुर्कों का जो आक्रमण हुआ था उस समय उनको पराजित किया, तुर्कों को मतलब यहाँ से भगा दिया था। और पूर्व में उसने पालों की शक्तिहीनता का लाभ उठा करके मगध के पश्चिमी भाग पर अधिकार भी कर लिया था युवराज के रहते समय। पटना और मुंगेर अब उसके राज्य के अंग भी बन चुके थे और इसकी विजय पताका एक प्रकार से आप देखते हैं दक्षिणी मालवा तक भी फहराई है आगे चल करके। तो गोविंद चंद्र गढ़वाल की उपलब्धियां भी काफ़ी मायने रखती हैं, खास करके इतिहास में। इसके अलावा कृतकल्पतरु एक कृतकल्पतरु एक रचना है, कृतकल्पतरु। इसका लेखक है लक्ष्मीधर, और लक्ष्मीधर खास करके गोविंद चंद्र गढ़वाल का ही मंत्री है। गोविंद चंद्र का ही मंत्री कौन है? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर की पुस्तक है कृतकल्पतरु। ये खास करके कश्मीर, गुजरात और चोल राज्यों से उसका मैत्री संबंध भी रहा, ऐसा आप देखते हैं कृतकल्पतरु जो पुस्तक है उससे जानकारी मिलती है। और काफ़ी शक्तिशाली शासक था ये गोविंद चंद्र, और इसका यश जो है दूर दूर देशों तक फैला हुआ था। कश्मीर के जय सिंह, गुजरात के जय सिंह सिद्धराज, दक्षिण के चोल, ये सब जो थे ये गोविंद चंद्र के मित्र बन गए थे, क्योंकि गोविंद चंद्र की शक्ति उस समय जो ज्वलंत थी, अच्छी मतलब कि शासन सत्ता संभाल रहा था। और ख़ास करके गोविंद चंद्र ने बौद्ध जेतवन बिहार को, जो उस समय उत्कल के विद्वान भिक्षु शाक के रक्षित और चोल से जो है शिष्य उस समय थे बागीश्वर रक्षित, उन सभी के अधीन था। कुछ ग्राम दान भी दिया था इसने बौद्ध जेतवन बिहार को। ठीक है, और इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, जो कि पीढ़ी की रहने वाली थी, मतलब पीढ़ी की रहने वाली थी, पीढ़ी एक स्थान है वहाँ की रहने वाली थी इनकी पत्नी कुमार देवी। सारनाथ में एक बौद्ध विहार और मूर्ति का उद्धार भी किया था इसने गोविंद चंद ने। और दानी भी था, विद्वान था, विद्वानों को आदर करता था, विद्वानों को शरण भी देता था। इस वंश का सर्वशक्तिमान शासक था, खासकर गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गोविंद चंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया, और अपने अभियान के क्रम में गोविंद चंद्र ने मुंगेर में गंगा स्नान के लिए रुका था। उत्तर भारत के बहुत बड़े भूभाग पर एक प्रकार से अपना शासन बढ़ा चुका था यह, और कश्मीर कन्नौज के बीच में मित्रता एक प्रकार से थी और इसके शासनकाल में, और साथ ही गुजरात में चालुक्यों के साथ भी मुद्राएं इसने जारी करवाई, तो इससे वहाँ से भी एक प्रकार से इसी मित्रता के संबंध दिखाई पड़ते हैं। लक्ष्मीधर जो था इसके दरबार में मंत्री पद पर था, जो कि बहुत बड़ा विद्वान था। ठीक है, कृतकल्पतरु का लेखक भी था। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, छठवां नंबर देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1191 में हुआ था। किसकी किसके बीच में हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और चाहमान वंश के शासक थे उसमें पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान, उनके बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में सरहिंद के दुर्ग पर आक्रमण करता है और कब्जा कर लेता है, और उसने काजी जियाउद्दीन के सुपुर्द किया उसको, यानी कि जो सरहिंद का किला था उसको किसको दे दिया? जियाउद्दीन को दे दिया। और इस दुर्ग पर पृथ्वीराज का चूंकि अधिकार था पहले से, तो अपने दुर्ग पर गौरी का अधिकार जब हो जाता है तो उसकी सूचना है पृथ्वीराज चौहान को मिलती है, तो एक बड़ी सेना लेकर के पृथ्वीराज चौहान जो है इसका सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं, मतलब मोहम्मद गौरी का। और फरिश्ता एक इतिहास लेखक है, वो कहता है कि उसकी सेना यानी कि पृथ्वीराज की सेना में 2 लाख पैदल, 30,000 हाथी और मतलब थे, ये बताता है 2 लाख पैदल सेना थी, 30,000 हाथी थे पृथ्वीराज चौहान की सेना में। और इस विशाल सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान जो था उसके आने की सूचना पाकर के गौरी जो था मोहम्मद गौरी वो घबरा गया, लेकिन पृथ्वीराज का सामना करने के लिए विवश था वो, चूँकि भाई अब सामना तो करना ही था। तराइन के मैदान में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के सेनाओं में जो है भीषण युद्ध होता है, और पृथ्वीराज ने गौरी के वाम और दक्षिण पार्श्व पर आक्रमण करके उसकी सेना मतलब कि इधर उधर मतलब कि बाएं दाहिने मतलब युद्ध करके क्या किया, मतलब सेना को एक प्रकार से तितर बितर कर दिया, और तुर्क सेना फिर से एक प्रकार से मतलब फिर भी आप देखते हैं लड़ती रही, और गौरी ने अपने
भाले से दिल्ली के राजा गोविंद चंद्र पर वार किया, जिससे उसके जो है 2 दांत जो है बाहर निकल आए। और उसके अलावा जो है उसके उत्तर में गोविंद राज ने भी उस पर प्रहार किया और वह बुरी तरह से घायल हो गया। उसके सैनिक उसे लेकर के जान बचाने के लिए भाग निकले। शेष फौज भी भगदड़ मच जाती है और पृथ्वीराज ने काजी जियाउद्दीन को कैद करके सरहिंद के दुर्ग पर अपना फिर से अधिकार कर लेते। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये तराइन का प्रथम युद्ध होता है। आप देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है हिंदू इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय माना जाता है, परंतु पृथ्वीराज चौहान ने इसमें खास करके क्या किया कि भाई पृथ्वीराज चौहान को उसी समय, मतलब पृथ्वीराज चौहान को चाहिए था कि भाई मोहम्मद गौरी को उसी समय अगर मार दिए होते तो शायद जो है ऐसा जो इतिहास आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसा ना पढ़ने को मिलता। परंतु पृथ्वीराज जो है खास करके वो मतलब कि उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है निहत्थों पर वार नहीं करता, इस प्रकार से चीज़ें। तो निहत्थों पर उन्होंने वार नहीं किया और राजपूती शान के विरुद्ध होता है खास करके निहत्थों पर वार करना। क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता कि किसी निहत्थे पर आप वार करें। तो खास करके यही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज का शैथिल्य मानते हुए कहा, मतलब कहा कि ये भारी भूल थी पृथ्वीराज चौहान की, और इस विजय के उपरांत वह भोग विलास में लिप्त हो जाता है और राजकाज की अवहेलना करने लगता है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज रासों में कहा गया कि इसी बीच उसने संयोगिता का अपहरण भी किया था और रंग रलिया मनाने लगा था पृथ्वीराज चौहान। और जो है ये कौन कहता है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक में बताया गया है। तो इसके बाद में तुरंत 1 साल के बाद 1192 में, और इनके खास व्यक्ति होते हैं और जयचंद वगैरह को मिला लेता है मोहम्मद गौरी और फिर से आक्रमण करता है और फिर से पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, तराइन का ये प्रथम और द्वितीय युद्ध होता है। 7वां प्रश्न आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई। 7वां प्रश्न क्या है आपका, परमार भोज और वाकपति मुंज। परमार भोज के बारे में आपसे पूछ रहा है, भोज परमार, ठीक है। भोज परमार कौन थे भाई, भोज परमार के बारे में आपसे पूछ रहा है, परमार भोज और वाकपति मुंज। परमार भोज के बारे में बात की जाए तो परमार भोज सबसे पहले वाकपति मुंज के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद में परमार भोज के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। वैसे परमार वंश की बात की है तो परमार वंश की उत्पत्ति विवादास्पद है। इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है, किंतु परमार अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि परमार शासक दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक वंश से उत्पन्न हुए हैं। और इस वंश का संस्थापक जो था परमार वंश का उपेंद्र था, उपेंद्र या फिर उसको कृष्णराज के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में परमार वंश की स्थापना होती है। राष्ट्रकूटों के सामंत के रूप में परमार वंश था पहले, परमार वंश के शासक, उसके बाद में स्थापना होती है, ठीक है। और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने मालवा का शासक नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखते हैं वाकपति मुंज जो है ये श्रीहर्ष का पुत्र, श्रीहर्ष जो थे वाकपति मुंज के पिताजी हैं। श्रीहर्ष के 2 लड़के थे, मुंज और सिंधुराज। तो खास करके पूछा गया है वाकपति मुंज के बारे में, और इसमें जो मुंज था ये दत्तक पुत्र था, यानी गोद लिया हुआ पुत्र था। लेकिन श्रीहर्ष के बाद मुंज गद्दी पर बैठा, ठीक है। जब मुंज गद्दी पर बैठा, चूंकि मुंज जो है एक प्रकार से वास्तविक पुत्र था और उसने बल्लभ, उत्पल राज, पृथ्वी बल्लभ और अमोघ वर्ष जैसी उपाधियां भी धारण करी थी मुंज ने, ठीक है। और इसके बाद में मतलब वाकपति मुंज जो है ये क्या था, मुंज दत्तक पुत्र था। लेकिन आप देखते हैं मुंज ही गद्दी पर बैठा था। मुंज चूंकि दत्तक पुत्र था, गोद लिया गया पुत्र था, वास्तव मतलब कि वो योग्य था इसीलिए गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो कई सारी उपाधियां हैं वाकपति मुंज की। अमोघ वर्ष की उपाधि इसकी है, एक है उत्पल राज की उपाधि, एक है श्री बल्लभ की उपाधि, एक है पृथ्वी बल्लभ की उपाधि। ये सब उपाधियां किसकी, वाकपति मुंज की उपाधियां हैं, ठीक है। इसके अलावा वाकपति मुंज ने कलचुरी को पराजित किया था, यह बात भी ध्यान रखेंगे। त्रिपुरी को लूट लेता है कलचुरियों पर को पराजित करके। और इसके बाद में दक्षिण के चालुक्य तैलप तृतीय पर भी विजय एक प्रकार से करता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय में गिना जाता है चालुक्य पर तैलप तृतीय उस समय शासन करते जब वाकपति मुंज ने आक्रमण किया था, ठीक है। तो वो तैलप द्वितीय पराजित होते हैं, वाकपति मुंज जीत जाता है और अंतिम में तैलप द्वितीय दोबारा से आक्रमण करता है और बंदी बना लिया जाता है। और मतलब कि ये वाकपति मुंज, और इसकी हत्या हो जाती है। उच्च कोटि का कवि और विद्वान भी था वाकपति मुंज। तो एक प्रकार से एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, तैलप द्वितीय पर जो है विजय, पहली विजय प्राप्त करी, फिर दोबारा से जब तैलप द्वितीय पर आक्रमण किया था इसने वाकपति मुंज ने, तो उसको पराजय मतलब कि आक्रमण करके उसको बंदी बना लिया था और उसकी हत्या भी कर दी गई थी। तो एक प्रकार से उच्च कोटि का विद्वान भी था, कवि भी था वाकपति मुंज, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे वाकपति मुंज के बारे में कुछ बातें। वाकपति मुंज के बाद में आप देखते हैं
सिंधु राज, सिंधु राज जो है गद्दी पर बैठता है। सिंधु राज की जब मृत्यु होती है उसके बाद में 1010 ईस्वी में भोज परमार का शासक जो है, मतलब भोज परमार जो है, मतलब भोज जो है ये परमार वंश की गद्दी पर बैठता है सिंधु राज के बाद में। चूंकि हर्ष के दो पुत्र थे उस समय, श्री हर्ष के, एक तो थे मुंज और एक थे सिंधु राज। तो चूंकि मुंज गद्दी पर बैठा योग्य था, मुंज की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठता सिंधुराज। सिंधुराज की मृत्यु के बाद में 1010 ईस्वी में बैठता गद्दी पर भोज, ठीक है, परमार वंश के शासक के रूप में। और परमार जो भोज परमार है ये खास करके ये सर्वश्रेष्ठ शासकों में इसकी गणना की जाती है, खास करके परमार वंश के। और सबसे पहले इसने क्या किया, चालुक्यों से संघर्ष किया। इसके बाद कलचुरी शासक थे गांगे देव, उनको पराजित करा भोज परमार ने। और प्रतिहारों को यानी गुर्जर प्रतिहार के शासकों को भी पराजित करा। और पश्चिमी बिहार पर भी अपना अधिकार किया था भोज ने। हूणों के विरुद्ध भी इसको सफलता मिलती है। किंतु चंदेल शासक था विद्याधर, मतलब उसने पराजित किया था भोज को, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अपने राज्य पर चारों ओर संकट को देख करके या भोज जो है बीमार पड़ जाता है। 1060 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1010 में गद्दी पर बैठता है, 1060 में मृत्यु होती है। लगभग 40-50 सालों तक शासन भी किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है आपका जो है पुरातात्विक स्रोत, यानी 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में जो जानकारी जो ग्रंथ देता है उसके बारे में आपसे पूछे गए हैं। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत यानी कि जो अभिलेख वगैरह मिले हैं या सिक्के मिले हैं या मुहरे मिले हैं, तो ये कहाँ कहाँ से मिली हैं, और जो मिली है मुहरे और कौन से अभिलेख से किस इतिहास के, मतलब किस शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, किन शासकों के बारे में, सॉरी। तो पुरातात्विक स्रोतों में यही आपको थोड़ा सा बताना है कि भाई कौन से अभिलेखों से किस इतिहास के बारे में, किन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपको बताना है। इसी प्रकार साहित्यिक स्रोतों में भी। तो पुरातात्विक स्रोतों में मैंने आपको शुरुआत में चैप्टर नंबर 1 में भी समझाया, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझ लीजिए। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे पहली बात है तो अभिलेख आएगा, या सिक्के आएंगे, या फिर मुहरे आएंगी, ठीक है। और गढ़वाल वंश के इतिहास के बारे में सबसे पहले बात की जाए तो ये वाराणसी का जो अभिलेख है, जो कमौली का अभिलेख है, लार का अभिलेख है, सारनाथ का अभिलेख है, यहाँ का जो अभिलेख मिला है ये गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। बात की जाए चाहमान वंश की, तो चाहमान वंश के इतिहास के बारे में जानकारी जो मिलती है ये हर्ष प्रस्तर लेख में मिलती है, बिजौलिया के लेख से मिलती है, दिल्ली का जो शिवालिक स्तंभ लेख है वहाँ से चाहमान जो शासक रहे या चाहमान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा परमार वंश की बात की तो परमार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी हरसोल अभिलेख से है। इसके अलावा उज्जैन, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागपुर, इन सभी अभिलेखों से आप देखेंगे परमार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चंदेल वंश के बारे में जानकारी आपको मिलती है खजुराहो के लेख से। मऊ, छतरपुर, महोबा का जो अभिलेख है वहाँ से खास करके चंदेल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। कलचुरी के चेदी वंश के बात की जाए तो यहाँ पर बिल्हारी लेख से, रीवा लेख से, वाराणसी का लेख है, जबलपुर का लेख है, इन सभी लेखों से आपको कलचुरी के चेदी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बंगाल के पाल वंश की बात की है तो बंगाल के पाल वंश की जानकारी खालिमपुर के अभिलेख से मिलती है, मुंगेर लेख से मिलती है, भागलपुर और बादल स्तंभ लेख से मिलती है, ठीक है। तो इसके अलावा सेन वंश की जानकारी की बात की है तो सेन वंश के बारे में जानकारी जो है बंगाल का जो देवपाड़ा अभिलेख है वहाँ से, बैरकपुर का जो लेख है वहाँ से प्राप्त होती है। बंगाल के सेन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सोलंकी वंश जो है गुजरात का सोलंकी वंश या चालुक्य वंश, वहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी जो है कुमारपार की जो वाड नगर प्रशस्ति है और उदयपुर का जो लेख है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है सोलंकी या गुजरात वंश के बारे में, मतलब कि चालुक्य वंश के बारे में जानकारी देने का, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि गढ़वाल शासक जो हैं उनके सिक्के कुछ मिले, द्रम नामक सिक्के प्राप्त हुए हैं और उससे जानकारी मिलती है गढ़वालों के बारे में। और कलचुरी नरेश गांगे देव के स्वर्ण के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से ये पुरातात्विक स्रोत हैं, खास करके 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में जानकारी देने के। अगला प्रश्न आप देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की बात की है तो साहित्यिक स्रोतों में आपको बता दूं कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी में। और 647 ईस्वी में जब मृत्यु हुई थी उसके बाद में उत्तर भारत में क्षेत्रीय स्तर पर कई राज्यों की स्थापना होती है
और इस काल में हर्षचरित रचना जो है बाणभट्ट की वो बड़ी फेमस है। कादम्बरी जो है ये भी बाणभट्ट की रचना, ये भी बड़ी फेमस है। ये रचनाएं जो है इसके माध्यम से जानकारी मिलती है किस इतिहास के मतलब कि जो हर्षवर्धन के इतिहास की, मतलब हर्षवर्धन के बाद के इतिहास के बारे में जानकारी हर्षचरित और कादम्बरी से मिलती है। गौड़ वहो प्राकृत की रचना है, प्राकृत भाषा की, वाकपति ने की थी, वहाँ से भी जानकारी मिलती है। कल्हड़ के द्वारा रचित जो राज तरंगड़ी पुस्तक है, ये प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है इस समय के इतिहास के बारे में जानकारी देने का। कश्मीरी लेखक ने खास करके प्राचीन काल से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन अपने रचना राज तरंगड़ी में किया है, ठीक है, कल्हड़ ने। और राजशेखर की भी रचना बड़ी महत्वपूर्ण है। कर्पूर मंजरी एक रचना है, एक रचना काव्य मीमांसा, एक रचना है विदशाल भंजिका, ठीक है। ये सब रचनाएं जो है बड़ी फेमस है। इसके अलावा भुवन कोश, हरविलास, ये सब रचनाएं राजशेखर की हैं। ये सभी रचनाएं खास करके इसी समय के इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। इसके अलावा गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र के प्रधानमंत्री थे और विद्वान थे बहुत बड़े, लक्ष्मीधर जी। तो लक्ष्मीधर की एक रचना है कृत्यकल्पतरु, वहाँ से भी जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत हैं ये सब 647 से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में जानकारी देने के। पृथ्वीराज विजय जो की रचना है जयानक महोदय की, तो जयानक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय, ये भी रचना साहित्यिक स्रोत में आती है इस समय के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए। इसके अलावा जैन मुनि थे नयन चंद्र सूरी, उनकी रचना है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य जो रचना है, जैन मुनि थे उस समय नयन चंद्र सूरी उनकी रचना है, तो ये इस समय के बारे में इतिहास की जानकारी देने का साहित्यिक स्रोत भी है। चंद बरदाई के द्वारा रचित है एक रचना पृथ्वीराज रासो, ये भी चाहमान वंश के इतिहास पर एक प्रकार से प्रभाव डालती है, प्रकाश डालती है। आलाखंड एक रचना है, ठीक है। आलखंड में आप देखते हैं चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय और चंदेल शासक परमर्दी देव वर्मन के बीच की जो संघर्ष हुआ है उसकी कथा का वर्णन किया गया है। जगनिक के द्वारा लिखित है आलाखंड, ये बात ध्यान रखेंगे। और महोबा के वीर आल्हा और उदल के वीरता का भी गाथा जो है जगनिक के आलखंड में मिलता है कि यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खूब खाए मर जाए, धय दो डोला समर खेत में जे जीते ते ले उठाए, ठीक है। रिम झिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए, हाथ पटक दे भूमा जाओ तो 9 मन माटी लिए उठाए। इस प्रकार से जो है चीज़ें होती। तो ये सब आपके साहित्यिक स्रोत हैं इतिहास जानने के। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, चंदेल शासक थे धंग, तो धंग पर एक टिप्पणी को लेकर के मतलब पूछा गया आपसे कि जो चंदेल शासक है धंग, इन पर आपको टिप्पणी लिखना था। तो फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे चंदेल शासक धंग कौन थे, ठीक है। चंदेल धंग बताएं। तो चंदेल धंग के बारे में बताएं तो ये यशोवर्मा की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उनकी रानी थी जो है यशोवर्मा की मतलब पत्नी थी पुष्पा देवी। पुष्पा देवी के ही पुत्र हैं चंदेल धंग, ठीक है, या धंग चंदेल। तो चंदेल वंश के उत्तराधिकारी के रूप में जो है ये आते हैं, कौन आते हैं भाई, चंदेल वंश के उत्तराधिकारी, यानी जो है यशोवर्मा के बाद में जो है धंग गद्दी पर बैठते हैं। और खजुराहो अभिलेख में धंग के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। धंग ने कालंजर को अपनी राजधानी बनाया था, ये बात ध्यान रखेंगे। और कालंजराधिपति की उपाधि धारण करी थी चंदेल धंग ने, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। धंग की कई सारी विजय हैं, जैसे कि धंग ने अपने पिता की उग्र युद्ध नीति का अनुसरण करके विजयों द्वारा चंदेल साम्राज्य का विस्तार किया था। अभिलेख जो है खास करके खजुराहो का अभिलेख, उसके अनुसार धंग ने अपने पराक्रम से सहज ही कालंजर से मालो नदी पर स्थित जो भावस्त भिलसा तक का जो और कालिंदी यानी कि यमुना नदी के तट से लेकर के चेदी की सीमा तक और वहाँ से गोपगिरी यानी ग्वालियर तक जो क्षेत्र है ये अपने अधिकार में कर लेता है धंग जो होता है, ये सब जीत करके। और इससे आप पता चलता है कि धंग जो है अपने पिता के से जो प्राप्त राज्य था उसको सुरक्षित करा, उसको संगठित करा, उसको और बढ़ाने का भी प्रयास किया। धंग की प्रथम राजनीतिक और सैनिक उपलब्धि जो है संभवतः ग्वालियर की प्रशस्ति या ग्वालियर की जो विजय है, ग्वालियर प्रशस्ति नहीं, ग्वालियर की जो विजय है वो मानी जाती है। धंग ने प्रयाग से आगे तक काशी जो है वहाँ तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। और धंग ने पूर्वी कौशल को भी जीता जहाँ कलचुरियों की एक शाखा राज्य कर रही थी। और उसने वंग, कांची, आंध्र, सिंघल इन सभी राज्यों पर भी विजय प्राप्त करी धंग ने, ठीक है। इसके अलावा महोबा से प्राप्त कीर्ति वर्मा का जो एक अभिलेख है वहाँ पर धंग की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि शत्रुओं का उन्मूलन करने में समर्थ और पृथ्वी के लिए मंगल कारक श्री धंग ने अपनी भुजाओं की शक्ति से पृथ्वी पर भार बने हुए अत्यंत शक्तिशाली हम्मीर से तुलना की गई है। इसकी किसकी, तो किसकी की गई भाई, हम्मीर से तुलना किसकी की गई है,
तो धंग की गई हमीर से तुलना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा। तो एक प्रकार से ये कला के क्षेत्र में ये इसके क्षेत्र मतलब इस समय उपलब्धि भी कला के क्षेत्र में होती है। और भट्ट यशोधर उसका मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है, प्रभास नामक ब्राह्मण इसका मुख्यमंत्री था। धंग उदार था, दानी भी था। और इसके अलावा ये तुला पुरुष दान विधि का भी प्रयोग करता था। ठीक है, इसके पिता यशो वर्मा द्वारा प्रारंभ किए गए बैकुंठ धाम मंदिर को मतलब कि आधी ही थी तो उसको पूरा भी करवाया था इसने। और मंदिर में 2 शिवलिंग भी स्थापित किया था किसने? चंदेल धंग ने। तो एक प्रकार से धंग जो है ये सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से धंग जो है उत्तर भारत का एक प्रमुख शासक रहा है, सफल शासक रहा है। ये सब अभिलेखों से और अन्य साहित्यिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है। क्लियर? तो ये चंदेल धंग के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात की है तो केवल आपको यहाँ से 5 प्रश्न ही करने हैं। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, 5 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, और 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं खंडबाद से। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। ठीक है, देखें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पाल कौन थे? पाल वंश का महानतम शासक आप किसको मानते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आप बताने का प्रयास करें भाई। तो पाल कौन थे भाई, और पाल वंश का महानतम शासक कौन था? तो पाल वंश का सबसे महानतम शासक और प्रतापी शासक तो मेरे हिसाब से या सभी के हिसाब से देवपाल ही होगा। ठीक है, और पाल की बात की पाल वंश की तो राजपूत युग में आप देखते हैं उत्तरी भारत के अन्य कई भागों में कई दूसरे राजवंशों में भी राज्यों का उदय होता है। और इसमें बंगाल के पाल वंशी शासकों का प्रमुख स्थान माना जाता है। खास करके पालों की उत्पत्ति के विषयों में खास करके कम जानकारी प्राप्त होती है और उससे उनके विषय में कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। ऐसा जान पड़ता है कि जो बंगाल है, बंगाल में पालों की उत्पत्ति के विषय में यह विश्वास था कि वे किसी हीन कुल के हुए थे पहले, अथवा किसी अप्रशस्त विवाह से हुए हैं। डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक कहते हैं कि असंभव नहीं कि अपने कुल के बड़प्पन में विश्वास न होने के कारण ही पाल शासक बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो गए हों। जो जन्म नहीं अपितु कर्म से किसी को बड़ा अथवा छोटा मानता था, किंतु धीरे धीरे जब वे अपने समय की एक प्रमुख राजनीतिक सत्ता बन जाते हैं तो क्षत्रिय मान लिए जाते हैं। और राष्ट्रकूट तथा हाइहय जैसे तत्कालीन शक्तिशाली राज परिवारों से उनका विवाह संबंध भी होने लगता है। तो एक प्रकार से पहले तो पाल वंश जो है एक प्रकार से आता है। ठीक है, लेकिन पाल वंश चूंकि पहले शुरुआत में क्या होता है, ये लोग अपने आप को ये नहीं मानते कि भाई हम भी बड़े कुल के या फिर उच्च कुल के हैं। फिर बाद में क्या होता है, क्षत्रियों की उपाधि या क्षत्रियों में शादी करने लगते हैं तो फिर क्षत्रिय हो जाते हैं पाल वंश के जो शासक हैं। ठीक है, और रही बात पाल वंश का महानतम शासक, तो पाल वंश के महानतम शासक में नाम आप लिख सकते हो किसका? देवपाल का। चूंकि धर्मपाल के बाद में आप देखेंगे शासन की बागडोर संभालता है देवपाल। मुंगेर, बादाल, भागलपुर इन सभी अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि देवपाल जो है पाल वंशी शासकों में सबसे बड़ा विजेता था। अपने पराक्रम से इसने क्या किया था कि पूरे उत्तरी भारत में पाल सत्ता की धाक एकदम से कायम कर दी। पाल राज्य सत्ता का विस्तार किया। कामरूप, मालवा, बिंद, कलिंग सभी पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी देवपाल का ही आता है। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में योगदान तो दिया ही, बौद्धों को खूब दान भी दिया। और इसी आधार पर डॉक्टर B.P. सिन्हा महोदय ने कहा कि देवपाल पाल वंश का महानतम शासक था। ये जो है किसका कथन है? B.P. सिन्हा जी का कथन है। ठीक है, कि देवपाल वाज द ग्रेटेस्ट इम्पेरियर ऑफ द पाल डायनेस्टी, या फिर तो उन्होंने बताया कि भाई जो पाल डायनेस्टी थी या पालर डायनेस्टी थी उसका सबसे महानतम शासक था देवपाल। ठीक, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक कथन भी अगर कोटेशन दे दें तो बड़ा अच्छा होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। कलचुरी शासकों मतलब कलचुरी के शासकों का इतिहास लिखिए। कलचुरी के शासक कौन थे भाई, इनके बारे में आपको बताना है। कलचुरी के शासकों का इतिहास आपसे पूछा गया है। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कलचुरी के शासक जो हैं इनके बारे में आपसे पूछा गया है। कलचुरी के शासक के जो इतिहास है, कलचुरियों में कौन कौन से शासक आए हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो कलचुरी अपने को है वंश का क्षत्रिय मानते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। तो कलचुरी कौन थे? तो है वंश के क्षत्रिय थे। और इनका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी आपको दिखाई पड़ता है। त्रिपुरी यानी जबलपुर के समीप पड़ता त्रिपुरी, ये राजधानी थी कलचुरी वंश की। और इस वंश की स्थापना कोकल प्रथम ने करी थी, कलचुरी वंश की। और चंदेल तथा राष्ट्रकूटों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ था कलचुरी वंश के लोगों का। शक्ति और वंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती इसके कारण से। और अभिलेखों में उसे शासकों का कोष हरता था। संपूर्ण पृथ्वी का विजेता भी कहा गया कलचुरियों को।
और कलचुरी खास करके 1875 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है, मतलब कोकल जो था वो 875 तक शासन करता है। और कोकल प्रथम के बाद में आप देखेंगे लक्ष्मण राज शासक होता है। यह भी एक प्रतापी शासक था, शक्तिशाली शासक था। अभिलेखों से उसे कश्मीर, गुर्जर, लाट, पांड्य और बंगाल के राजाओं का विजेता भी कहा गया है। गांगेय कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके गांगेय कलचुरी के शासनकाल में कलचुरी वंश का मतलब कलचुरी वंश जो उत्तर भारत के शक्तिशाली राजाओं में गिना जाने लगता है। और उसने उत्कल देश का जो दुआब क्षेत्र है उसको जीता। राज्य की सीमाओं को पूर्व में जो है प्रयागराज तक बढ़ाने का प्रयास किया। उत्तर में कांगड़ा घाटी तक विजय प्राप्त करी और अंग और मगध राज्य पर भी आक्रमण किया था। कलचुरी वंश का शासक जो था, यानी कौन, गांगेय। ठीक है, और उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी जब उसने अंग और मगध पर आक्रमण किया था। ठीक है, और 1019 ईस्वी से लेकर के 1040 ईस्वी तक शासन किया। जो आपका गांगेय कलचुरी वंश का जो था शासन है, उसके बाद में गांगेय एक ऐसा शासक था जिसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे और शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शिव की पूजा करता था, एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था भगवान शंकर के। गांगेय के बाद में उसका लड़का आता है, वो भी पराक्रमी था, लक्ष्मीकर्ण के नाम से फेमस हुआ। अनेक महत्वपूर्ण विजय भी प्राप्त करी, कलचुरी शक्ति का विकास किया लक्ष्मीकर्ण ने भी। और वाराणसी पर अपना अधिकार करा, वहाँ कर्णमेरु नामक शिव मंदिर का निर्माण भी लक्ष्मीकर्ण ने ही करवाया। 1041 से लेकर के 1063 ईस्वी तक शासन किया लक्ष्मीकर्ण ने। लक्ष्मीकर्ण के बाद में उसका लड़का यशाकर्ण जो है कलचुरी वंश का शासन संभालता है और आंध्र वंश पर आक्रमण करता है यशाकर्ण। राजा विजयादित्य जो है सप्तम को परास्त करा इसने। किसने? कलचुरी वंश का शासक था, उसका नाम क्या था भाई? ये लक्ष्मीकर्ण जो था उसका लड़का यशाकर्ण। यशाकर्ण ने भी विजयादित्य सप्तम को हराया था। इसके बाद में चंपारण क्षेत्र पर भी अब अपना आक्रमण कर लेता है, किंतु बाद में सफलता उसको नहीं प्राप्त होती और इसने 1073 से लेकर के 1123 ईस्वी तक शासन किया। यशाकर्ण के समय कलचुरी वंश का ह्रास प्रारंभ हो गया था और अंततः देवगिरी के यादवों ने कलचुरी वंश का उन्मूलन कर लिया। तो इस प्रकार से कलचुरियों के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर आप प्रश्न देखेंगे, सेन शासक लक्ष्मण सेन पर एक टिप्पणी लिखिए। फटाफट से बताने का प्रयास। सेन शासक लक्ष्मण सेन पर एक टिप्पणी। तो बल्लाल सेन जो है उसके बाद में, यानी बल्लाल सेन का लड़का है आपका लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो बल्लाल सेन के बाद में इसका पुत्र लक्ष्मण सेन और जो है, या फिर लक्ष्मण सेन को क्या बोलते हैं, राय लखमनिया, ये सेन वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है, और लक्ष्मण सेन और अपने पूर्वजों की भांति प्रतापी और प्रबंध कुशल शासक था लक्ष्मण सेन। राजशेखर सूरी के प्रबंध कोश में लक्ष्मण सेन जो है उसका मंत्री कुमार देव प्रबंध को बताया गया है। लखनौती पर शासन करने वाला लक्ष्मण सेन प्रतापी और न्यायी राजा था, जिसकी अपार सेना और विशाल राज्य था। उसका योग्य मंत्री कुमार देव था, जिसने अपनी प्रजा से जयचंद की सेनाओं को बिना युद्ध किए ही वापस करवा दिया था। और इस विवरण से पता चलता है कि गढ़वाल और सेन वंश के में संघर्ष होते रहे थे। राजशेखर ने इस प्रबंध राजशेखर के जो प्रबंध है, शास प्रबंध कोश रचना है, उससे ज्ञात होता है कि जब जयचंद ने लक्ष्मण सेन की राजधानी पर आक्रमण किया तो उसने शत्रु से युद्ध ना करके अपने आप को दुर्ग में बंद कर सुरक्षित रखा, और इससे उसकी कायरता का पता चलता है। डॉक्टर RS त्रिपाठी कहते हैं कि अपने राज्यकाल के आरंभ में उसने पड़ोसी राज्यों कामरूप और कलिंग पर आक्रमण किया और वहाँ उसे विजय भी मिली, परंतु काशी और प्रयाग में विजय कर विजय स्तंभ को स्थापित करना सर्वदा निराधार भी रहा होगा इसका, मतलब लक्ष्मीकर्ण का, मतलब लक्ष्मण सेन का। मुस्लिम इतिहासकार के अनुसार मोहम्मद इबन बख्तियार खिलजी 1197 ईस्वी में बिहार प्रदेश के बौद्ध भिक्षुओं, बिहारों और मंदिरों का विनाश करता हुआ सेन राजवंश में प्रविष्ट हुआ था। ठीक है, केवल कुछ घुड़सवारों के साथ अपने आप को घोड़ों का व्यापारी बताता हुआ वह राजमहल में घुस गया और वहां लक्ष्मण सेन भयभीत होकर के पीछे की खिड़की से भाग गया और यहीं से हिंदू सत्ता का अंत और इस्लामी शासन का स्थापना आप देखते लक्ष्मण सेन के बाद में प्रारंभ हो जाता है। गीत गोविंद का रचयिता प्रख्यात कवि जयदेव जो है लक्ष्मण सेन की सभा का पंडित भी था। और इतना विद्वान होते हुए भी सेन शासकों ने सीमाओं की रक्षा की कोई ध्यान नहीं दिया। गुप्तचर व्यवस्था की उचित ढंग की व्यवस्था नहीं थी। राष्ट्र रक्षक और प्रतिहार यानी द्वारपाल भी कितने दुर्बल थे कि यह सब चिन्ह शासक की शिथिलता और राजनीति की उपेक्षा की परिचायक भी रही हैं। और कुल मिलाकर के
इन सभी तमाम प्रकार की कमियों के कारण से क्या हुआ कि सेन वंश धराशायी हो जाता है और इसके बाद में हिंदू शासन का सूर्यास्त हो जाता है और मुस्लिम सत्ता का एक प्रकार से उदय। ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर आप देखेंगे, राजपूत। प्रश्न आपका क्या आ चुका है भाई? प्रश्न आपका आ चुका है, राजपूत क्षत्रियों के वंशज थे, स्पष्ट कीजिए भाई। राजपूत क्षत्रियों के वंशज थे, ऐसा स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे कि क्या राजपूत जो थे वो क्षत्रिय वंश के थे। तो इसको लेकर के जो है विद्वानों में मतभेद भी रहा है, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर CB वैद्य और डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा, ये तमाम सारे विद्वानों ने राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों की संतान बताया है। डॉक्टर ओझा ने अपने मत के समर्थन में तमाम सारे तर्क भी दिए हैं। उन तर्कों को जानेंगे तो शायद हम समझ पाएंगे कि राजपूतों को क्षत्रिय वंशज क्यों कहा जाता है और क्यों कहना चाहिए। तो खास करके शकों और राजपूतों के बारे में अगर खास करके बात की जाए, ठीक है, पहला तर्क दिया डॉक्टर ओझा ने, कहा कि शकों राजपूतों के रीति रिवाज और आचार विचार जो है, आचार व्यवहार जो है वो समान है, खास करके राजपूतों के और क्षत्रियों के, इसीलिए इनको राजपूत क्षत्रिय कह सकते हैं। और राजपूत शकों और सिथिनियों की संतान हैं। सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, अश्व पूजा, शस्त्र पूजा में कोई नई बात नहीं थी। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा, ओझा जी ने, कि कुछ विद्वानों ने पुराणों के उस कथन के आधार पर राजपूतों को विदेशी कहा है जिसमें कहा गया कि शिशुनाग वंश के पश्चात भारत के शूद्र राजा होंगे, परंतु पुराणों के इस कथन में सत्यता नहीं है। नंद और मौर्यों के पश्चात भी क्षत्रियों के अनेक वंशों ने भारत में राज्य किया है, ये बात ध्यान रखें। तो ये भी तर्क दिया डॉक्टर ओझा ने। डॉक्टर ओझा तीसरा तर्क देते हैं अपना, कहते हैं कि यादव क्षत्रिय मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में महाभारत युद्ध से पहले ही राज कर रहे थे, तो इसीलिए ये जो है राजपूत जो थे क्षत्रिय वंशज थे। इसके अलावा चौथा मत देते हैं ओझा जी कि प्रतिहार स्वयं को क्षत्रिय कहते हैं। दूसरी बात, पांचवी बात इन्होंने बताई कि चंदेलों ने अपने आप को चंद्रमा की संतान बताया है। पांचवी बात, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यपुत्र कहा गया है। सातवीं बात ये कि शरीर रचना के आधार पर कुछ विद्वान राजपूतों को आर्य बताते हैं। आठवीं बात यह कि मातृभूमि पर न्यौछावर होने की भावना भी आप देखते हैं क्षत्रियों की संतान सिद्ध करती है कि भाई राजपूत जिस प्रकार क्षत्रिय अपनी जान की बाजी लगा देते थे, उसी प्रकार से राजपूत भी लगा देते थे। तो इस प्रकार से ये लगता है कि भाई ये क्षत्रियों की संतान है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पांचवा नंबर आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीठ पर टिप्पणी कीजिए। कश्मीर के शासक जो हैं ललितादित्य मुक्तापीठ, इन पर आपको टिप्पणी करनी, आपसे प्रश्न पूछा गया। बढ़िया प्रश्न है, बताएं फटाफट से। कश्मीर के शासक हैं जो है ललितादित्य मुक्तापीठ, बड़े फेमस शासक है ललितादित्य मुक्तापीठ। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएगा ललितादित्य मुक्तापीठ से, तो आप क्या लिखोगे? ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से अपने जो है चीज़ों को तैयार कर सके और पढ़ सके, हमारे साथ लगातार पढ़ सके। ठीक है। और आपने कल हिंदी का भी वीडियो देखा होगा, आपने जो है और भी जो है जो प्रश्न आप पत्र आपका हुआ था फिजिकल एजुकेशन का, उसको भी मैंने करवा दिया ताकि आप का एक भी प्रश्न ना छूटे, मतलब आप आसानी से कर पाएँ। तो कश्मीर के शासक थे उस समय ललितादित्य, मतलब कि मुक्तापीठ, उन्हीं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। कश्मीर शासक थे उस समय कौन भाई? ललितादित्य मुक्तापीठ, उन पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न आपका अच्छा है, बताएं भाई। कश्मीर शासक रहे हैं ललितादित्य मुक्तापीठ, बिल्कुल। तो आपको पता होगा कश्मीर के शासन के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? कल्हड़ की राज तरंगड़ी। वैसे करकोट वंश का शासक, मतलब कि करकोट वंश के शासक थे ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध शासक थे ललितादित्य, पराक्रमी थे, महत्वाकांक्षी थे। भारतवर्ष में अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा जो है की थी ललितादित्य ने। स्वाभाविक भी था कि कन्नौज के उस समय नरेश थे अशोक वर्मा, उनके साथ युद्ध भी हुआ था इनका, क्योंकि वह भी जो है प्रकार से बढ़िया शासन सत्ता संभाल रहे थे, अशोक वर्मन भी। ठीक है। और ये भी तो एक प्रकार से युद्ध होता है और इस युद्ध में यशो वर्मा पराजित होता है, ललितादित्य मुक्तापीठ विजयी होते हैं। ठीक है। राज तरंगड़ी में अनेक कथनों से इस बात की पुष्टि होती है कि जैसे वाकपति राज एवं श्री भवभूति आदि राज कवियों ने सेवित यशो वर्मा अपनी पराजय के पश्चात ललितादित्य के गुणों को मतलब स्तुतिकार बन गया।
ललितादित्य ने यशोवर्मा का समूल विनाश कर दिया था। यमुना तट से लेकर के कालिका यानी कटनी तक का कानकुब्ज प्रदेश ललितादित्य के अधीन हो गया था। तो इस कथनों के आधार पर कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि ललितादित्य ने कन्नौज राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। अपनी इस बात मत की पुष्टि में वे मुद्रा साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं। ललितादित्य की कुछ मुद्राएं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी मिली हैं और इस आधार पर ये विद्वान उत्तर प्रदेश को ललितादित्य के अधीन मानते हैं। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यशोवर्मा को पराजित करने के पश्चात ललितादित्य ने उससे अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली और परंतु उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाया नहीं था और इस प्रकार दोनों पक्ष में संधि हो जाती है। ओ कांग नामक एक चीनी यात्री है, उसके वर्णन से यह प्रकट होता है कि मुंग टी यानी मुक्ता पीठ ने मध्य भारत के राजा यानी यशोवर्मन के साथ संधि कर ली थी। ललितादित्य उत्तरी भारत में आया था और यही से ज्ञात होता है कि मगध से में भी गया था और ऐसी अवस्था में उत्तर प्रदेश में उसकी कुछ मुद्राओं का मिलना स्वाभाविक है, परंतु यह सिद्ध नहीं होता कि उत्तर प्रदेश उसके साम्राज्य में मिला हुआ था। ऐसा प्रतीत नहीं होता केवल सिक्कों के मिलने से। डॉक्टर त्रिपाठी इन चीज़ों को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कन्नौज पर ललितादित्य के आक्रमण की तिथि 733 ईस्वी थी। ललितादित्य मुक्तापीठ के बाद करकोट वंश की अवनति होने लगती, धीरे धीरे मतलब कि खात्मे की ओर बढ़ने लगता है और अंतिम पराक्रमी शासक जो होता है ये कश्मीर करकोट वंश का, वो होता है विनयादित्य जयापीड़ और अपने वंश की शक्ति का पुनरुद्धार किया जयापीड़ ने कन्नौज पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा वज्रायुध को पराजित करा। 810 ईस्वी में के लगभग कारकोट वंश का अंत हो जाता है और उसके मतलब कि स्थान पर कश्मीर में उत्पल वंश का उदय होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनबी। प्रश्न आपका अच्छा है। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय मतलब कि भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है भाई। राजनीतिक दशा क्या थी महमूद गजनबी? राजनीतिक दशा क्या होती भाई? तो यानी उस समय कश्मीर पर या फिर अन्य राज्यों पर जो भारत के थे वहाँ पर कौन कौन शासन कर रहा था ये आपको बताना है। जिस समय महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत की दशा पतोन्मुख थी, मतलब कि पतन की ओर थी। देश जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। इसमें मुख्य रूप से एक तो शाहिया वंश था, मतलब कश्मीर से मुल्तान तक, लमधान से सरहिंद तक फैले हुए राज्य का स्वामी ब्राह्मण राजवंश शाहिया था और इस वंश ने 3 शताब्दियों तक यानी 664 ईस्वी से लेकर के 977 ईस्वी तक शासन किया। 3 शताब्दियों तक निरंतर वीरतापूर्वक उस शक्ति से संघर्ष करते रहे जिससे ईरान और तुर्किस्तान को पदाक्रांत कर डाला था। इस समय शाहिया वंश का शासक जयपाल था और इस समय का प्रमुख राज्य मतलब कि प्रमुख राज्य था ये शाहिया राजवंश। ठीक है, शाहिया राजवंश जो है खासकर ब्राह्मणों का शासन था उस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा था मुल्तान एरिया। मुल्तान जो था एक शिया मुसलमान शासक था और यह भी प्रमुख राज्य था मुल्तान का भी। इसके अलावा मंसूरा जो था तीसरा प्रमुख राज्य है। इसमें एक अरब वंशीय शासक राज्य कर रहा था। उस समय दिल्ली पर शासन कर रहा था तोमर वंश का शासक था, वो राजपूत शासक जो थे वो राज कर रहे थे। कन्नौज और काशी पर प्रतिहार वंश का शासन था। महोबा और कालिंजर पर चंदेलों का शासन था। मालवा पर परमार का शासन था जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। गुजरात पर चालुक्यों का राज्य था। तो इस प्रकार से ये सब राज्य जो थे इसके समय काल के ही हैं, ये मतलब कि महमूद गजनबी के समय। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए, गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका अच्छा है। गुजरात के सोलंकी वंश के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो चालुक्य वंश बोलो या सोलंकी वंश बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों में से एक हैं चालुक्य वंश के जो सोलंकी मतलब के लोग हैं। इनकी उत्पत्ति विवादास्पद रही है। वाडनगर की प्रशस्ति में इस वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के कमंडल से बताई गई है। ठीक है, और इस वंश खास करके इस वंश ने क्या किया, लगभग 350 वर्ष तक गुजरात पर शासन किया। चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज था और इस वंश की स्थापना मूलराज ने ही करी थी 941 ईस्वी में और इसकी राजधानी अंधिलवाड़ा थी। इसने सुराष्ट्र और कच्छ के शासक को परास्त करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। आबू के परमार शासक धारड़ी वसा को पराजित करा इसने, किंतु उसने परमार वंशी मुंज और चाहमान शासक बिगरा द्वितीय से पराजित जो परमार वंशी थे मुंज और चाहमान शासक बिगरा द्वितीय, उन्होंने क्या करा था, पराजित जो है किया था गुजरात के मतलब कि जो शासक थे उनको। ठीक है,
भीम जो है खास करके ये गुजरात वंश का द्वितीय शक्तिशाली शासक होता है। और ये जो है खास करके इसने क्या किया, धारा के परमार शासक भोज के विरुद्ध कलचुरी शासक कर्ण के साथ मिलकर के एक संघ बनाया। इस संघ की संयुक्त सेनाओं ने मालवा पर आक्रमण करके धारा नगर को लूट लिया, किंतु बाद में संघ में फूट पड़ जाती है। और उसके बाद शासन काल की जो प्रमुख घटना होती है, महमूद गजनबी के द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण करता है महमूद गजनबी, और 1064 ईस्वी से लेकर के 1093 ईस्वी तक महमूद गजनबी शासन करता है। इसके मतलब ये शासन करता है कौन भाई, भीम जो है भीम शासन करता है 1064 से लेकर के 1093 ईस्वी तक। और इसके बाद में जयसिंह सिद्धराज जो है इस वंश का प्रसिद्ध शासक होता है, गुजरात के सोलंकी वंश का। इसने धारा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में परास्त भी करा था और बंदी बना लिया था। और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने अवंतीनाथ की उपाधि भी धारण करी थी। और चाहमान और चंदेल शासकों को भी पराजित किया था किसने, जयसिंह सिद्धराज ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। जयसिंह सिद्धराज जो है इसके बाद में कुमारपाल शासक गद्दी पर बैठता है। और कुमारपाल के मतलब जो है ये चौहान शासक अरड़ो राज्य को परास्त करता है, और आबू और मालवा के परमार शासकों को भी परास्त करता है कुमारपाल। और इस प्रकार अपने मतलब क्या किया कुमारपाल ने, अपने वंश का गौरव बढ़ाया। शैव भक्त था, यानी कि भगवान शंकर का पुजारी था। और इसके अलावा आप देखते हैं अजय पाल और भीम द्वितीय शासक इसके बाद में बनते हैं। और इसके बाद में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हो जाते हैं यहाँ के शासक। और चालुक्य वंश का अंतिम शासक जो होता है 1297 ईस्वी में मतलब सॉरी जो इसका अंतिम शासक है वो कौन है भाई, अजय पाल मतलब भीम द्वितीय जो है अंतिम शासक है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण से पराजित हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक पराजित कर देता है। और उसके बाद में यहाँ पर चालुक्य वंश जो है समाप्त हो जाता है। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। और इस प्रकार से क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी होती है। और आगे चल करके फिर हम नेक्स्ट जो है सेमेस्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में हमको पढ़ना है आगे चल करके अगले इतिहास के बारे में थोड़ा सा। और 8वां क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रतिहार शासक महिपाल फर्स्ट के विषय में आप क्या जानते हैं। बढ़िया प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है भाई। महिपाल प्रथम के विषय में आप क्या जानते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। किसके बारे में, प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के बारे में। तो भोज द्वितीय का उत्तराधिकारी है ये महिपाल प्रथम। और अपने शुरुआती दिनों में महिपाल ने उत्तराधिकार में प्राप्त साम्राज्य की पूर्ण रूप से रक्षा करी। और प्रारंभिक दिनों में ही आप देखते हैं 912 ईस्वी से लेकर के 916 ईस्वी में बगदाद निवासी अल मसूदी ने भारत की यात्रा करी थी। और उसने कन्नौज के राजा की महानता के विषय में लिखा कि उसने दक्षिण और उत्तर और पूर्व और पश्चिम विशाल सेनाएं रख छोड़ी थी, क्योंकि वह चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ था। इसीलिए उसने चौतरफा क्या करी थी, विशाल सेनाओं को जो है छोड़ी हुई थी। कौन, जो है महिपाल। ठीक है, राष्ट्रकूट आक्रमण भी महिपाल प्रथम के समय में आप देखते हैं राज्यकाल में राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय का आक्रमण हुआ। और कहा जाता है कि इंद्र तृतीय के मतवाले हाथियों के दांतों की चपेट से कालप्रिय नामक मंदिर का प्रांगण टूट भी गया था, ये भी कहा भी गया है। ठीक है, और उज्जैन को उखाड़ फेंका था। महिपाल के समय में राष्ट्रकूट आक्रमण के समय के लिए महिपाल को अपनी राजधानी कन्नौज छोड़ना पड़ा था। इंद्र तृतीय के आक्रमण से प्रतिहारों की शक्ति निर्बल हो गई थी, जिसका लाभ उठाते हुए पाल राजा थे उस समय राज्यपाल और गोपाल द्वितीय ने क्या किया, सोनबंदी के पूर्वी किनारे तक के सभी प्रदेश को प्रतिहारों से छीन लिया। महिपाल की विजय ऐसी रही। महिपाल जो है राजशेखर ने बाल भारत में महिपाल प्रथम की विजयों का उल्लेख किया है और कहा कि महिपाल मुरल, मेकुल, कुलूत, कुंतल, कलिंग, केरल, रमठ नामक तमाम सारे देशों पर अपना विजय प्राप्त किया, अधिकार किया। इसमें मुरल, केरल और कुंतल दक्षिणापथ के राज्य हैं और बाकी उत्तर के हैं। तो कुल मिलाकर के इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद में जानकारी प्राप्त होती कि प्रारंभ में कुछ उपद्रवों के अतिरिक्त महिपाल प्रथम का मतलब कि महिपाल प्रथम जो है राज्य, इसका राज्य सशक्त था, समृद्ध था। महेंद्रपाल प्रथम तथा भोज की नीति का अनुसरण करता रहा। ये 945 ईस्वी के लगभग महिपाल प्रथम की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के साथ ही प्रतिहारों के महान राजाओं की परंपरा समाप्त सी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके आएंगे, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको कर देने हैं यहाँ से। और आपको बता दूं कि खंड 7 से 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 5 शब्दों में 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे।
पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हर्ष के पश्चात उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसको लेकर के एक वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के कारणों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न आपका छपेगा, इसको भी एकदम से रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है तीसरा नंबर प्रश्न है, कलचुरी लक्ष्मीकरण की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह भी। अगला क्वेश्चन आप देखें, चौथा नंबर प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ अपने वंश का श्रेष्ठतम शासक था, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय के मोस्ट थे, जो कि मैंने आपको बताए। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिजिकल एजुकेशन का जिनका भी पेपर होगा लिखित वाला, तो यह वीडियो देख लीजिएगा। लिखित का मैंने पढ़ा दिया है, 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर हुआ था आपका। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इस वीडियो को। इसके अलावा गैंग्रीन कहानी रोज जो है ये आगे की कहानी है, इस पर चर्चा मैंने कर दी, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा आता है आपका गैंग्रीन कहानी से लेकर के एक प्रश्न। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चला जाए फिर, आप लोग बताएं। तो हिंदी गद्य में अगर और आप कहेंगे, अगर आप कमेंट करें तो हिंदी गद्य का और वीडियो मैं दे दूंगा। ठीक है, खुले मंच पर। ठीक है, धन्यवाद।